अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 11 साउंड के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वो है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होती है। साउंड दो किस्म की होती है हमारे पास, एक नॉइज़ और एक म्यूज़िक। हर वो साउंड जो हमारे एयर्स के ऊपर एक प्लीजेंट इफ़ेक्ट डाले, एक खुशगवार इफ़ेक्ट डाले, जैसे हम सुने और हमें कोई जारिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना हो, हमें कोई अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना हो, उसे हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। और नॉइज़ उसे कहते हैं, उस साउंड को कहते हैं जो हमारे एयर्स पे अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट या जारिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे, उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है कि साउंड दैट प्रोड्यूसेस एन अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट, वो साउंड जो हमारे एयर्स पे एक अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे उसे हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, स्लैमिंग ऑफ डोर। ठीक है, किसी डोर को आप स्लैम करें तो वो इरेगुलर वॉइस है, एक ऐसी वॉइस है, सडन वॉइस है जो आपके ईयर्स पे एक अनप्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आप उसे नॉइज़ का नाम देंगे। इसके अलावा साउंड ऑफ हैवी मशीनरी, कोई अगर किसी इंडस्ट्री की बात करें, उस इंडस्ट्री में कोई हैवी मशीनरी चल रही है जिसकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो आपके लिए नॉइज़ बन जाएगा। जैसे अक्सर आप देखते हैं स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर या शॉप्स के पास, शॉप्स में होते हैं या मार्केट्स में होते हैं, तो वहाँ जनरेटर की जब आवाज़ आती है तो हम उससे काफ़ी हमें अनप्लेजेंट इफेक्ट लगता है। ठीक है, वो आवाज़ वो साउंड हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। दैट्स वाई दैट इरिटेटिंग साउंड ऑफ जनरेटर ऑफ द हैवी मशीनरी इज़ ऑल्सो सेड टू बी नॉइज़। ठीक है, एंड देन साउंड ऑफ ट्रैफिक। किसी भी यहाँ पर स्टूडेंट जो जितने भी क्लास ले रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स अगर कहा जाए कि ट्रैफिक की आवाज़ किसको अच्छी लगती है, तो सब कहेंगे कि ट्रैफिक की आवाज़ हमारे कानों पे कहीं ना कहीं बहुत इरिटेटिंग इफेक्ट डालती है। अगर कोई बार बार आपके पीछे हॉर्न बजा रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होगा, लिहाजा वो आपके लिए नॉइज़ क्रिएट करेगी। तो स्टूडेंट, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन किए हैं। इस तरह कई एग्जांपल हो सकती हैं। हर वो इफ़ेक्ट जो आपको एक अनप्लेजेंट इफेक्ट दे आपके एयर्स पे, वो आपके लिए वो नॉइज़ का काम करेगा। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है स्टूडेंट शहरों का, ख़ास तौर पे मेगा सिटी जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें जो ट्रैफिक जैम्स की वजह से और दीगर इंडस्ट्रीज़ और रेजिडेंशियल एरिया बहुत करीब होने की वजह से काफ़ी जो है वो नॉइज़ प्रॉब्लम आता है। इवन बहुत सारे एरियाज़ में जो है रेजिडेंशियल एरिया के करीब एयरपोर्ट्स भी होते हैं, जिस एयरपोर्ट्स की वजह से भी जब फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं या जो है उनकी आवाज़ उन तक पहुंचती है, तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन के कॉज इफ़ेक्ट्स देखें तो साउंड पोल्यूशन की वजह से हेल्दी लाइफ नहीं है। जितने भी लोग अगर साउंड पोल्यूशन का सामना करते हैं, उनकी लाइफ हेल्दी नहीं है। उनको बहुत सारे मसले होते हैं, हेल्थ वाइज बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। मेडिकली उनको स्लीपनेस का इशू हो सकता है, उन्हें जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। लिहाजा नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और नॉइज़ का एक सेफ़ लेवल डिपेंड किस पे करता है, मैंने यहाँ मेंशन किए हैं 2 फैक्टर हैं इसके। सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ठीक है, वन इज़ द लेवल ऑफ नॉइज़। नॉइज़ के लेवल का मतलब है कि नॉइज़ का वॉल्यूम कितना है, यानी अगर आप उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी लेवल की बात करें तो यहाँ पर मैं बात करूँगा लेवल ऑफ नॉइज़ की। और सेकंड फैक्टर है द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, यानी आप कितनी देर तक उस नॉइज़ पे से एक्सपोज हो रहे हैं, ये भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर इस वजह से भी बात करूँ कि स्मार्टफोन्स में अगर आप कोई हैवी म्यूज़िक सुन रहे हैं, लाउड साउंड के साथ आपने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब है वो भी आपके एयर्स पे को डैमेज करेगा, वो भी आपकी सुनने की सलाहियत को डैमेज कर सकता है। लिहाजा वो भी नॉइज़ पोल्यूशन में ही काउंट होगा। इसी तरह अगर जितना ज़्यादा एक्सपोजर नॉइज़ का आपके साथ रहेगा, आप जितना ज़्यादा उसमें इंडल्ज रहेंगे नॉइज़ पोल्यूशन में, उतना ज़्यादा आपकी जो है हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट कर सकता है। लिहाजा अगर हम इन 2 फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो हम एक सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ में रहेंगे। ठीक है, और एक सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ जो है वो जो नोटेड है वो 85 to 90 डेसिबल्स नोट किया गया। एक सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ इज़ रिकॉर्डेड एज 85 to 90 डेसिबल्स। तो ये एक रेंज है सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ की। इससे अगर ज़्यादा बढ़ती है नॉइज़ तो वो एक पोल्यूशन का, वैसे तो नॉइज़ है ही पोल्यूशन, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बनती है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसके एक अनहेल्दी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एक्सपोजर हो रहा है, जो भी ह्यूमन बीइंग एक्सपोजर होगा साउंड से, उस पर एक जो है वो अनहेल्दी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आपको मैंने यहाँ पर बताया। अब स्टूडेंट बात करेंगे इस नॉइज़ पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और इससे क्या क्या नुकसानात हमें हो सकते हैं।
इन तमाम बातों को पढ़ने के बाद हम ये सोचेंगे कि हम इस नॉइज़ पोल्यूशन को कम से कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर हम ट्रैफिक जैम की बात करें तो ट्रैफिक का निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए, हमारे पास जो है हॉर्न बजाने पर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर्स होना चाहिए कि हम उसको फॉलो करें, और जिसकी बिना पर अक्सर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के बाहर मेंशन होता है कि यहाँ पे आपने जो है ट्रैफिक में हॉर्न नहीं बजाना, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको नहीं फॉलो करते। हमें उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमें जहाँ जहाँ हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे हम उसको ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करें, रिप्लेस करें हैवी मशीनरी को ऐसी जो कि जिससे नॉइज़ कम से कम प्रोड्यूस हो, और ऐसे हर स्टेप को हमने मुमकिन तौर पर कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारी नॉइज़ कम से कम हो सके। इसके अलावा नॉइज़ को कम करने के लिए स्टूडेंट एक और स्टेप है जिसे हम कहते हैं अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मेरा बिल्कुल अकाउस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। आइए अब हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक हमारा नॉइज़ पोल्यूशन का था और नॉइज़ पोल्यूशन के हमने कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ अकाउस्टिक प्रोटेक्शन या व्हाट इज़ अकाउस्टिक। ठीक है, ये एक मेथड होता है या एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम अनडिज़ायरेबल साउंड को, यानी वो साउंड जो हमारे लिए इरिटेटिंग होती है, जो हमें नहीं सुननी होती, उसे हम रिड्यूस करते हैं, उसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के मेथड्स को, इस तरह की टेक्निक्स को आप अकाउस्टिक प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी आप रीड कर सकते हैं। अ टेक्निक और अ मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस इज़ कॉल्ड अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। इसमें स्टूडेंट्स एक वर्ड यूज़ किया गया है कि हम साउंड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। कौन से साउंड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं? हम अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं बाय मींस ऑफ सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस क्या करती हैं, और इसकी जगह अगर हम रिजिड सरफेसेस यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यूज़ करेंगे तो क्या होगा। यानी अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और ऐसे लेक्चर हॉल में लेक्चर दे रहा हूँ, या ऑडिटोरियम कह लें या थिएटर कह लें, बेसिकली एप्लीकेशन है अकाउस्टिक प्रोटेक्शन की कि यहाँ हम यूज़ करते हैं। यानी अगर एक लेक्चर रूम है, एक ऑडिटोरियम है या एक थिएटर है, वहाँ पे आपने लाजमी मेक श्योर करना होगा कि आपकी साउंड जो है, आपको अनडिज़ायरेबल साउंड आपके ऑडियंस तक ना पहुँचे, और वहाँ पर आपने कंप्लीट अकाउस्टिक प्रोटेक्शन की हो। यानी अगर आप कोई लेक्चर हॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कोई ऑडिटोरियम डिज़ाइन कर रहे हैं या थिएटर हॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी ऐसे रूम में जहाँ आप चाहते हैं कि ऑडियंस तक अनडिज़ायरेबल नॉइज़ ना पहुँचे, वहाँ उस रूम की दीवारों पे, सीलिंग पे, वॉल्स पे, फ्लोर पे या दीगर चीज़ों पे, स्टेज के पीछे आप कह सकते हैं, वॉल्स पे कह सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का पोरस मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना होगा जिससे आपकी साउंड उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ना कि साउंड रिफ्लेक्ट हो जाए। अब आपको बताया जाएगा कि साउंड अगर रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, और अगर साउंड एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कहा कि सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड ड्रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। इसमें बात हो रही है स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे रूम में हैं जहाँ पे सिर्फ वॉल्स हैं, जब मैं उसमें आपको लेक्चर दूंगा तो मेरी आवाज़ गूंजेगी। इट मीन्स दे आर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, द वॉल्स एंड सीलिंग एंड फ्लोर ऑल आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जब मैं उसमें आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा तो मेरी आवाज़ वॉल्स एंड सीलिंग से टकरा कर वापस से जब आएगी ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जब आपकी साउंड आएंगी तो इस तरह आपकी साउंड जो है वो गार्बल करेगी, आपकी साउंड टकराएगी आपस में, टूट जाएगी आपकी साउंड आपस में, और आपको सही तरह से ऑडियंस को आवाज़ आप नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है, इसी जगह पर अगर मैं अपनी वॉल्स में जो है वो कर्टन्स डाल दूँ, ड्रेपरीज का इस्तेमाल करूँ या कारपेट बिछा दूँ, रग्स का इस्तेमाल करूँ, कारपेट्स का, कर्टन्स का, तो उससे क्या होगा कि जो मेरी जो साउंड निकल रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है सोर्स से, वो अनडिज़ायरेबल साउंड कर्टेंस में या रग्स में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल हैं, और पोरस और सॉफ्ट मटेरियल अपने अंदर साउंड को, जो अननेसेसरी या अनडिज़ायरेबल साउंड है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह आपके ऑडियंस तक जो आपकी वॉइस है या साउंड है वो बहुत क्लियर पहुंचती है। इसी तरह मैं आपको मिसाल दूं कि अगर मैं एक लेक्चर हॉल डिज़ाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो लेक्चर हॉल डिज़ाइन करने में आप टीचर की जो आवाज़ है या लेक्चर देने वाले लेक्चरार की जो साउंड है, आप चाहते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द बैक बेंचेस तक आपकी आवाज़ जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी वॉल्स को और सीलिंग को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आपके लेक्चर हॉल में या थिएटर में या ऑडिटोरियम में आप कहें कि साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि अगर साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आया तो ये इट विल प्रोड्यूस इको, ठीक है, और आपकी साउंड गैबल हो जाएगी, आपकी साउंड जो है वो टूट जाएगी, इस तरह से आपके ऑडियंस को जो है वो क्लियर साउंड आपकी नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ पर यही बताया गया, दस बाय यूजिंग सच मटेरियल इन नॉइजी प्लेसेस, अगर नॉइजी प्लेस पे हम ये मटेरियल यूज़ करेंगे, वी कैन रिड्यूस द नॉइज़ लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे मैंने बात की आपसे कि जब साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे कि ये एक रूम है और यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है, यानी यहाँ कोई स्टेज है, यहाँ से कोई लेक्चरर लेक्चर दे रहा है यहाँ से खड़ा होकर, तो साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, साउंड हर डायरेक्शन में मूव करेगा। हम चाहते हैं कि तमाम ऑडियंस जो यहाँ पे बैठे हैं रूम के अंदर, उन तक तमाम ऑडियंस तक आवाज़ जो है वो यूनिफॉर्मली पहुँचे। तो इसके लिए लेक्चर हॉल में और मोस्टली थिएटर्स के अंदर या ऑडिटोरियम्स के अंदर वो क्या करते हैं, सीलिंग को, जो सीलिंग होती है उसे वो कर्व बनाते हैं। ठीक है, और कर्व बनाने का मकसद ये होता है, सीलिंग को कर्व बनाने का मकसद होता है कि जब साउंड यहाँ पर आएगा तो टकरा कर, चूँकि राउंड बना हुआ है तो वो जो है वो यहाँ पे साउंड आएगा टकरा कर, बिल्कुल इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे जो है लेक्चर हॉल में आपके पास, रिफ्लेक्ट करके जब वॉल सीलिंग से आएगा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद भी आपके पास जो साउंड पहुँच रहा है ऑडियंस तक वो यूनिफॉर्म पहुँचेगा। इससे आपका अनडिज़ायरेबल साउंड ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर रहे थे हम रिवर्बरेशन की। ठीक है, रिवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन को बैलेंस किया जाता है। जब भी हम लेक्चर और डिज़ाइन करते हैं तो हमें रिफ्लेक्शंस भी चाहिए होती हैं, हमें एब्जॉर्प्शंस भी चाहिए होती हैं, लिहाजा हम उसको बैलेंस करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेज की, तो स्टेज में अगर आप सामने स्टेज है और आपका ऑडियंस आपके सामने बैठा है, तो स्टेज के पीछे जो आप अगर बात करें तो उसे राउंड कर्व में बनाया जाता है। कर्व में इसलिए बनाया जाता है कि जब आप स्टेज पे कोई भी अनाउंसर, कोई भी स्पीकर जब स्पीच देता है तो उसकी जो साउंड है हम चाहते हैं कि वो ऑडियंस तक यूनिफॉर्मली बैक तक पहुंच जाए। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि स्टेज के पीछे आवाज़ जाए। स्टेज के पीछे अगर मेरी साउंड एनर्जी ज़ाया हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं। मैं यही चाहूँगा जब भी मैं आपको लाउड स्पीकर पे जो है मैं कोई स्पीच दे रहा हूँ, मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, कोई भी स्टेज ड्रामा चल रहा है, तो उस पर जो भी नॉइज़ है, वो जो भी साउंड है वो क्लियरली जो है आपके बैक तक जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टेज को राउंड बनाया जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ राउंड क्यों बनाया जाता है, कि फॉर एग्जांपल सोर्स यहाँ पर है आपकी, सोर्स ऑफ साउंड, और ये आपका हॉल है, फ्रंट पे आपके ऑडियंस बैठे हुए हैं, यहाँ आपका ऑडियंस होगा। ठीक है, ये आपकी सोर्स है। सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आपको पता है कि हर तरफ साउंड जाएगा, साउंड पीछे की जानिब भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड से जब साउंड निकलता है तो वो चारों तरफ जो है वो मूव करता है। जब ये साउंड यहाँ जाएगा और आपने स्टेज का जो बैक हिस्सा है, बैक स्टेज जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, उसको आप कर्व में बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब साउंड यहाँ पर टकराएगा तो टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहाँ पे टकराएगा तो फिर यूँ स्ट्रेट चला जाएगा, यहाँ पे टकराएगा तो फिर से यूँ स्ट्रेट चला जाएगा, और इस तरह पूरे ऑडियंस तक जो आपकी साउंड है वो यूनिफॉर्मली जो है वो पहुँच जाएगी। तो स्टूडेंट, ये बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे हम अपनी नॉइज़ के लेवल को कम से कम कर सकते हैं। हम ऐसा मटेरियल यूज़ करके, एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करके, यानी पोरस और सॉफ्ट मटेरियल हम अपनी वॉल्स में, सीलिंग में यूज़ करके नॉइज़ को कम से कम कर सकते हैं। और नॉइज़ को कम करने के बाद ये भी होता है कि हम अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है, इसी तरीके से अगर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की जो लेक्चर हॉल्स होते हैं या ऑडिटोरियम्स होते हैं, उसमें अगर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि उस ऑडिटोरियम की जो वॉल्स होती हैं वो बाकायदा सॉफ्ट मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि जब स्पीकर स्टेज पर चढ़ के आपसे खिताब करेगा, जब आपको अपनी बात पहुंचाएगा, तो उसकी आवाज़ कहीं लाउड होकर गूंजे ना, पूरे ऑडिटोरियम में गूंजेगी तो ऑडियंस तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। अगर उसकी लाउड आवाज़ निकल भी रही है तो वो जो साउंड वेव्स हैं, साउंड एनर्जी है, वो वॉल्स में लगे पोरस मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाए। दिस इज़ बेसिकली द अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। तो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको मैंने बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल दी, ऑडिटोरियम की एग्जांपल दी, थिएटर की एग्जांपल दी। ठीक है, इस लिहाज से अगर आप हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स में भी ऐसी जगह जहाँ आप नहीं चाहते कि बाहर का नॉइज़ पेशेंट तक पहुँचे, तो वहाँ आप रूम के अराउंड जो ऐसा पोरस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कि जो भी बाहर की नॉइज़ आ रही है वो या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए या जो है एब्जॉर्बेंट मटेरियल से एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन जो है वो अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो पेशेंट तक ना पहुँच सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट द इम्पॉर्टेंट ऑफ अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। और ये एक ऐसा टेक्निक या ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम तमाम की तमाम अनडिज़ायरेबल साउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज किसे कहते हैं, यानी इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्रीक्वेंसी की कितनी रेंज से लेके कहाँ तक वो ऑडिबल है, उसके लिए वो सुन सकता है। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी रेंज वो होती है, हर साउंड की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि आपको बताया मैंने,
साउंड एक वेव है, जब वो मूव करती है तो इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वो मूव करती है। यहाँ पे हमने साउंड का न्यूमेरिकल भी किया था v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का, जिसमें आपको पता है कि साउंड की कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और लाजमी बात है वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। मैं इस वक्त डिस्कशन करना चाह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के हवाले से कि कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होता है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है, यानी एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो सुन सकता है, उसके कान जितनी आवाज़ को सुन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाई करता है बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी पर सेकेंड ह्यूमन एयर कैन एबल टू हेयर 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड टू 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी वाइब्रेशन का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में या तो 20 वाइब्रेशंस या एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन, यानी ये पूरी रेंज है, 20, 30, 40 सब इसमें इंक्लूडेड है। यानी ह्यूमन एयर 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता और ह्यूमन एयर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रेंज की साउंड नहीं सुन सकता, ठीक है। वो उसकी रेंज से बाहर है, वो उसे सुनाई नहीं देगी, या उसको आप कह सकते हैं कि जो ऑडिबल रेंज है उससे आपके पास 20 to 20,000 हर्ट्ज है। इसके अलावा ये फैक्टर डिपेंड भी करता है ऑडिबल रेंज आपकी एज के ऊपर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ यंग एज के जो लोग होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओल्ड एज की बात करूँ, ओल्ड एज के जो पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा वो सुन नहीं सकते, ठीक है। लिहाजा ये हमारे पास रेंज थी जिसे हमने पढ़ना था कि व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो दिस इज़ द ऑडिबल रेंज। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, एंड दैट इज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमने इसके बारे में पढ़ना है कि अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना होगा कि अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते किसको हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। स्टूडेंट अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि ह्यूमन ऑडिबल जो रेंज होती है जिसे हम सुन सकते हैं वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इफ़ द साउंड हैज़ द फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ 20,000 हर्ट्ज देन द साउंड इज सेड टू बी अल्ट्रासाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी अगर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 से ज़्यादा हो जाए उस साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं और वेव्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप इस जदीद दौर की बात करें तो उसमें बेहद यूजेस हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के या अल्ट्रासाउंड के। तो यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ यूजेस जो कि हमारी बुक में मेंशन है। आइए इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि किस फील्ड में क्या क्या यूज़ है अल्ट्रासाउंड का। नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी, चूँकि अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हाई है, यानी वो तमाम साउंड जो हम सुन सकते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उससे ज़्यादा होती है अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी। अगर मैं ये वेव इक्वेशन यूज़ करूँ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। इसका मतलब है वेलोसिटी को सेम रखने के लिए लैम्डा को कम होना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है 20,000 से, इसका मतलब है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द साउंड विच इज़ ऑडिबल टू ह्यूमन एयर, ठीक है। ह्यूमन एयर को जो साउंड ऑडिबल है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, लिहाजा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है लिहाजा उसकी वेवलेंथ कम होगी। और कम वेवलेंथ होने का एडवांटेज ये है कि हम उससे क्या मालूम कर सकते हैं, हम उससे बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासाउंड है वो मालूम कर सकते हैं, क्रैक्स मालूम कर सकते हैं, डेप्थ मालूम कर सकते हैं ओशन की या किसी वाटर के अंदर जो है वो डेप्थ कितनी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अंडर वाटर है। बहुत सारे यूज़ हैं, हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। पहला यूज़ मैंने आपको बताया कि ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए आपको कि हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वेवलेंथ कम हो जाती है, लिहाजा वेलोसिटी साउंड की सेम रहती है। एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी पहला यूज़ ये है कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। सेकेंड बता रहा है कि इन मेडिकल फील्ड का मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ है स्टूडेंट, आपने भी सुना होगा। कई किस्म की डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, कई किस्म की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए उनके हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने वही बात मेंशन की है। इन मेडिकल फील्ड दे आर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ट्रांसमीटर के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में अल्ट्रासोनिक वेव्स दाखिल की जाती हैं, ठीक है,
जब अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसान की बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में जाती हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंटली रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी अगर वो जो रिफ्लेक्टेड जो रेज़ हैं, जो साउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो आपके बॉडी में जाएगी, ह्यूमन बॉडी में, तो वो डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंटली रिफ्लेक्टेड करेगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हम उसको रिसीवर में रिसीव करेंगे और एम्पलीफाइड करके उसके सिग्नल को हम इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डॉक्टर्स को किसी भी ऑर्गन की क्लियर पिक्चर देखने के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर मैं किसी क्लियर पिक्चर हार्ट की देखनी है या किसी भी ऑर्गन की देखनी है तो मैंने अल्ट्रासाउंड दबाया, वहाँ का अल्ट्रासाउंड उस ऑर्गन का करवाया। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट करके जब मैं उसे रिसीवर में रिसीव करूँगा और एम्पलीफाइड करूँगा तो मुझे उस ऑर्गन का पूरा इमेज मेरे सामने आ जाएगा, और विच इज़ यूज़फुल टू डायग्नोज द डिजीज़ इन दैट ऑर्गन, टिश्यू और ट्यूमर वटेवर, ठीक है, और फिर उसको ट्रीट करने में मेरे लिए आसानी होगी। लिहाजा एक भी बहुत बड़ा जो है वो एडवांसमेंट है साइंस की फील्ड में कि अल्ट्रासोनिक वेव इस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। देन दे आर नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। यानी अब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं आर्टरीज़ में से जो है वो ब्लड क्लॉट, आप समझ सकते हैं, ब्लड क्लॉट आर्टरीज़ में आ जाए तो उससे हार्ट अटैक का भी अंदेशा हो सकता है, ठीक है। लिहाजा उनको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल लेते हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। देन अगेन दे आर ऑल्सो यूज टू गेट पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये तमाम तर यूजेस जो मैंने लिखे हैं इस तमाम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं हमारे अंदर, उसको भी उसकी पिक्चर हासिल करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड देन नंबर 5 इज़ दे आर यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स। अंडर वाटर डेप्थ यानी ओशन के अंदर डेप्थ मालूम करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो टेक्निक यूज़ की जाती है, उसका नाम सोनर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हम ओशंस में जहाँ पे वाटर की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ हम अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमीटर के ज़रिए भेजते हैं। जब अल्ट्रासाउंड अंडर वाटर जाता है तो जब नीचे ज़मीन आएगी, नीचे जो है वो ग्राउंड आएगा, लेवल आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो समंदर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उससे आपकी अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्ट करके वापस रिसीवर को रिसीव होगी, जिससे वो क्या करेगा, वो उसको स्पीड पता है v इज़ इक्वल टू st। हम डिस्टेंस निकालने हैं, हम निकालने हैं डेप्थ, अंडर वाटर डेप्थ हमें निकालनी है। डेप्थ का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच डेप्थ इज़ इन द वाटर, ठीक है। वेलोसिटी हमें पता है अल्ट्रासाउंड की, ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी हमें पता है, और हम जब ट्रांसमीटर के थ्रू अल्ट्रासाउंड भेजते हैं अंडर वाटर में, ओशन के अंदर भेजते हैं, तो हम उसका टाइम लैप्स नोट करते हैं कि कितने टाइम में हमारी जो लाइट है वो गई है और फिर वापस आके रिसीवर ने उसको रिसीव किया है। तो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होने से लेकर रिसीवर्स के रिसीव होने तक का टाइम हम नोट कर लेते हैं, और जब टाइम हमें पता है और वेलोसिटी हमें पता है, जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास s यानी डेप्थ का आंसर आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली ट्वाइस ऑफ द डेप्थ, क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड वेव को भेजा भी है सी के अंदर और उसको जो है वापस आने का इंतजार भी किया है। इसका मतलब है कि वो 2 दफ़ा डिस्टेंस कवर किया है इस अल्ट्रासाउंड ने। लिहाजा जब हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस आता है उसको हम डिवाइड बाई 2 यानी हाफ करके अपनी डेप्थ मालूम करते हैं। ये पूरी टेक्निक बताइए स्टूडेंट आपको मैंने कि हाउ टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ बाई यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। और इस टेक्निक को हम सोनार के नाम से जानते हैं, ठीक है, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नाउ स्टूडेंट कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, इसमें बता रहा है कि जो हैवी मशीनरीज होती हैं, जैसे अगर मैं शिप्स की बात करूँ, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, ठीक है, और उनके इंजन्स हैं, बड़ी हैवी मशीनरीज, टर्बाइंस हैं, ठीक है, उन मशीनरीज़ के अगर इंटरनल पार्ट कहीं से क्रैक हो जाएं तो इंटरनल पार्ट क्रैक हो जाएंगे तो वो इतने जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज़ के कि हम उसे विजिबल, हमारे लिए वो क्रैक नहीं होते, हम उसे विजिबली नहीं नोट डाउन कर सकते। अगर पूरी शिप के अंदर कहीं मुझे क्रैक ढूंढना है तो मुझे बहुत लेबर चाहिए होगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये एक्टिविटी होगी। लिहाजा उसको जो एडवांसमेंट है साइंस के अंदर वो ये है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने के लिए क्रैक। अगर एक माइनर सा क्रैक आ गया है, ऐसा क्रैक आ गया है जो कि इंटीरियर मशीनरी के अंदर है, हैवी मशीनरी के अंदर है, जिसको मैं विजिबली नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करूँगा, जिससे मुझे जब उस क्रैक पे अल्ट्रासोनिक वेव्स पड़ेंगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी और मेरे लिए वो जो है ईजिली हो जाएगा डिटेक्ट करना कि यहाँ पर हमारा क्रैक आया है बॉडी के अंदर, और फिर हम उसे वहाँ रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड।
नाउ लास्ट इज जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाई यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हाई इंटेंसिटी बीम में यूज़ करूँ, ठीक है, साउंड अल्ट्रासाउंड का जो हाई इंटेंसिटी यूज़ करूँ मैं अगर, तो लिक्विड्स के अंदर जो जर्म्स और बैक्टीरिया स्टूडेंट्स को भी हम किल कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ये जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो कारनामा साबित होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह हमने यहाँ पर 6 to 7 यूजेस पढ़े हैं अल्ट्रासाउंड के। होपफुली आपको तमाम तर यूज़ समझ में आए होंगे। और आज के हमारे 4 टॉपिक जो हमने यहाँ पर ख़त्म किए हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, जिसमें ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है, इसके अलावा हमने यहाँ पर आज नॉइज़ पोल्यूशन भी पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि नॉइज़ पोल्यूशन को कवर अप करने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए हम अकाउस्टिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिर स्टूडेंट आपको आज के चारों टॉपिक समझ में आए होंगे और इंशाल्लाह अब आपको नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।